95 ला दिए हैं। बाकी जो गधेड़े बच्चे बचे हैं वो सब क्या थे? बैंकर थे। मान लो किसी की 33 पीआई होगी, कोई फेल भी हो गया, कोई कुछ भी हो गया होगा, उन्हें उस चीज़ से। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, इसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो अब देखो, बहुत सिंपल सा कहानी ये है कि सबसे पहले हम क्या डाल लें? टॉपिक का नाम डाल लें। देखो, आखिरकार केमिस्ट्री भी इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब जो पता गधी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं ना, उन्हें साला आइंस्टीन भी आके पढ़ाएगा ना, तो साला चार ना चार कमी खोज के निकालेंगे। क्योंकि तो जो पढ़ने वाला होता है ना, वो छोटी सी चीज़ में ही बहुत कुछ गेन करता है। 3 प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं स्टूडेंट। पहले जो होते हैं, जिन्हें जितना दिया जाता है उससे वो मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में पैसे की तंगी है और जिन्हें हर हाल में कुछ ना कुछ अचीव करना है। पहली प्रवृत्ति के। दूसरी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, इनके घर में भी पैसे की कमी होती है, लेकिन इन्हें पैसे से उतना मतलब नहीं रहता। जैसे कहते हैं मिडिल फैमिली के बच्चे। मिनिमम इसमें आते हैं कि मिडिल फैमिली के बच्चे रहते हैं, उन्हें टॉप तो करना, उन्हें नंबर भी अच्छे लाने, लेकिन वो उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती कि कुछ दिन मेहनत करेंगे, बाद में शांत बैठ जाएंगे। उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। वो उनकी लाइफ ऐसे चलती है। जो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल एक ही स्लोप में चल रही है, ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, पहले मैं बहुत परेशान था, अब मैं बहुत परेशान हूँ, उनकी लाइफ ऐसी चलती है। उनकी लाइफ में कभी कुछ चेंज नहीं आता है। अगर तुम इतना जान लो, आउटपुट में चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले इनपुट में चेंज लाओ। जिस दिन तुम अपनी काम करने का तरीका चेंज करोगे, पढ़ने का तरीका चेंज करोगे, उस दिन तुम्हें समझने का तरीका भी अलग से समझ में आएगा, तुम अलग से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तीसरी प्रवृत्ति के बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनके बाप के पास अंड पैसा होता है, जिनका बाप उल्टे सीधे धंधे मंदे कैसे ना सीधे हाथ से कैसे कम पैसा कमा लेता है। मतलब जिनको ये लगता है, जो क्लास में सिर्फ इसलिए आते हैं कि 4-5 लड़कियों से गप्पे ठोक लो, यहाँ घूम लो, वहाँ घूम लो, उसमें उनकी मतलब जीवन व्यापन होता रहता है। उन्हें पढ़ाई से उतना मतलब नहीं रहता है। उनके पास हर वो किताब मिलेगी जो उनकी औकात के बाहर होती है। उनके पास किताबें सारी रहेंगी, और कोचिंग भी पता वो ऐसी ज्वाइन करके रखेंगे जो पूरे क्षेत्र के सबसे नामी ग्रामीण सिर्फ घंटा कुछ पढ़ने ना जाए, उससे मैंने मतलब नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वहाँ जाएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे, तो वो उस प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। उनका कभी भी जीवन में कल्याण नहीं होता है। अब उन्हें उस बात का होश नहीं कि उनके बाप ने कितनी मेहनत करी है और कहाँ आए हैं। अब हर 10 साल में देखना, हर किसी का स्टेट चेंज हो जाती है। जो गरीब होता है वो अमीर हो जाता है, अमीर हो जाता है वो गरीब हो जाता है, क्योंकि जो नई पीढ़ी आती है ना, उसमें हमेशा बदलाव आते रहते हैं। तो हर कोचिंग वाला, हर कोई भी कस्टमर जो भी होता है, उसकी भी 2 प्रवृत्ति को बच्चे सेलेक्ट करता है। वो करता है, एक करता है रैंकर और एक करता है बैंकर। क्या करता है? रैंकर करता है और बैंकर करता है। अगर कोई टीचर जिसका पैशन है पढ़ाना, तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों में से वो क्या करता है कि वो यही सोच के हाथ बैठता है कि हमारे पास होशियार से होशियार बच्चे आए ताकि आउटपुट हो। देखो, किसी भी कोचिंग वाले, पढ़ाने वाले टीचर के पास कितना भी पैसा हो, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है उस कोचिंग का, तो समझ लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जो सबसे पहले स्टूडेंट क्या जब एंटर करता है, जब हम भी पढ़ाने कोई पढ़ा रहे, तो ये सोचता है कि हमारे यहाँ होशियार बच्चे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आउटपुट दें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या करें, गेन करें, ताकि हमारा नाम हो। लेकिन उस प्रवृत्ति में मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो आते हैं बैंकर वाले, जो सिर्फ उसको अमीर बनाते हैं। रैंक जो होती है, देखो मान लो 100 बच्चे थे, उसमें से अगर मान लो एक बच्चे ने 99% ला दिए और समझ लो उस एरिया के उसने टॉप मारा है, तो वो एक पोस्टर छपवाएगा और उसमें बच्चों की सुंदर सी फ़ोटो लगवाएगा, उसका नाम लिखेगा, उसके 4 शब्द लिखेगा और चिप लगा देगा कि हमारे यहाँ से बच्चे ने क्या किया है, टॉप किया है। इतनी सी कहानी हो जाती है, उसका इतने में एडवर्टाइजमेंट हो गया है। अब 99 बच्चे, तो जो 100 बच्चे में से एक बच्चे ने 99 लाए हैं, एक बच्चे ने मान लो 95 ला दिए हैं। बाकी जो गधेड़े बच्चे बचे हैं वो सब क्या थे? बैंकर थे। मान लो किसी की 33 पीआई होगी, कोई फेल भी हो गया, कोई कुछ भी हो गया होगा,
और ना उस चीज़ से कोई ये छापता है कि हमारे कितने फेल हुए हैं। अगर मान लो ऐसे भी छाप देते हैं कि 100% रिजल्ट, 100% का रिजल्ट पता है क्या मतलब होता है, सारे पास हुए हैं। कोई 33 से हुआ तो कोई 35 से हुआ है। वही भी छाप देंगे कि 99 भी हमारे यहाँ से हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि मैक्सिमम बच्चे जो हों कितने पे आए, हर कोई टॉप मारे। अगर मान लो हमने 12th 10th क्लास में भी अगर बच्चे कंटिन्यूस पढ़ाए हैं तो 2 बच्चे 90 के अबव हैं और 2 बच्चे 80 के अबव हैं। मतलब इस तरीके से अगर वो सब भी माने तो वो भी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमेशा याद रखना कि तुम्हें रैंकर बनना है, ना कि बैंकर। तुम किसी का भी कितना भी अकाउंट भरते जाओगे, तुम्हारा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। कई लोग अभी चिल्लाते होंगे, हमारी वीडियो देखते होंगे, कहते होंगे यार ये बंदा पढ़ाता है कुछ, पता नहीं कैसे पढ़ाता है। पहली बात यह है कि जो दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं उनको मुझे पता नहीं, और वो पता नोट्स के लिए पता परेशान होते हैं। कहते हैं कि भैया हमें कैसे ना कैसे नोट्स प्रोवाइड कर दो। अबे नोट्स के लिए इतनी किताबें छपी हैं, इतना सब कुछ मटेरियल तुम्हें कहीं से ही मिल जाएगा। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो तो, क्या को समझाना क्या चाहता तुम्हें इतना होश ही नहीं कि उस क्या समझा रहा है क्या नहीं। तुम बस इतना देखते हो कि साला नोट्स बनवा रहा है, नहीं बनवा रहा है, नहीं बनवा रहा मतलब अच्छा टीचर नहीं है। अगर वो छोटे मतलब उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है तो अच्छा टीचर नहीं है। समस्या ऐसी जगह है, आजकल की जो दुनिया है ना वो शो ऑफ पे चल रही है। शो ऑफ का मतलब ऐसा हो कि अगर हम पता है यही चीज़ इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें, बहुत लंबे लंबे शब्द पेलना स्टार्ट कर दें, तुम कहोगे यार साला पढ़ाया तो अच्छा था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया है। समझ ऐसी सही में क्या यही दिक्कत होती है। अगर देखो ऐसा नहीं कि मैं भी CBSE का पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं फ्रिक्वेंट इंग्लिश बोलूँगा, तुम लोग एक पल्ले नहीं पड़ेगा और तुम लोग क्या कहोगे, भैया जो भी हो पढ़ाए तो अच्छे थे लेकिन हमें समझ में नहीं आया। पता क्या सोचने लगता है, शायद हमने समझ नहीं पाया है। सबसे पहली बात गधेड़ो ये हो कि जो चीज़ जितने छोटे लेवल समझा रहा हो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कई लोग पता है 10th 11th क्लास में आए होंगे और सारे IIT एडवांस के सपने देख रहे होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लगा रहे होंगे पता है उल्टे सीधे क्वेश्चन, उल्टी सीधे किताबें रख ली होंगी, इनकी बात मान लो उनकी बात मान ली होगी, लेकिन उनका कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक तुम्हें दरवाज़ा खोलना नहीं आएगा, तुम दीवार में कितनी बार सिर मार लेना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना कि क्या दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, फालतू में दीवार में धक्का देने से कुछ नहीं होगा। तो अब ज्ञान ज़्यादा दे लिया है, अब थोड़ा पढ़ भी लो। तो इसलिए मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करो, ना कि इतना सारा तुम कंटेंट इकट्ठा कर लो, ये कर लो वो कर लो, 10 जगह देखो वहाँ देखो, उससे नहीं होगा। थोड़ा सा जितना आपको उसमें मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करो। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे देखो, अगर हमने अभी तुम्हें एक इमेज, जैसे मान लो हम सिंपल सा कोई भी एक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया H2 क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इन दोनों में आखिरकार क्या होती है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक आ जाना। जैसे अगर मान लो अगर हम ये कह दें कि ये जो सीट थी इसके ऊपर दूसरे ने क्या कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है, तो कितना पार्ट ओवरलैप किया उसने, किया इतना सा पार्ट क्या कर लिया है, ओवरलैप। इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ऐसी जो मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो एटम होते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनमें भी ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होती है कि जब दोनों, देखो, when two atoms approach each other, when two atom approach each other, partial merger of two bonding orbital known as a orbital of the over, उसको कहते हैं known as overlapping of the orbital। कि जैसे मान लो तुम जान चुके हो केमिस्ट्री के कि ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑर्बिटल भी आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। अब जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब देखो सुनो, मान लो ये दो चीज़ें हैं, सिंपल समझो, 2 पेज हैं, क्या मतलब 2 लकड़ियां हैं। अगर इन दोनों में इतनी सी ओवरलैपिंग हुई, तो शायद इन दोनों, ये मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B है। अगर इन दोनों में ओवरलैपिंग है कम, क्या इन दोनों में क्या ओवरलैपिंग है कम, तो शायद इन दोनों को खींचने में क्या हो जाएगा, आसानी होगी। जैसे ही ये दोनों मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेंगी, क्या करेंगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेंगी, वैसे ही इन दोनों का बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और इन दोनों को हटाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग
स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मिनिमम ओवरलैपिंग वीकर द बॉन्ड। तो जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतनी अच्छी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट था, इसको तो तुम्हें बहुत अच्छा समझना है। शायद आई थिंक तुम्हें इतनी चीज़ तो समझ में आ गई हुई, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बात ऐसी भी है कि ओवरलैपिंग अब दो टाइप की होती हैं कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं पाई बॉन्ड। एक को कहते हैं हेड टू हेड, एक को कहते हैं फ्रंट फ्रंट में। अभी तो हम तुम्हें समझाते हैं, पैरेलल पैरेलल में ओवरलैपिंग होती है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो कोई चीज़ कठिन नहीं होती, अगर उस चीज़ को अगर ढंग से बताया जाए तो हमें तो नहीं लगता है कोई टॉपिक कठिन होता है। जितना टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें कुछ चीज़ें होंगी शायद जो याद करनी होंगी, बाकी लेकिन हमने जितना भी पढ़ाया है, देखो ज़्यादातर लोग तक केमिस्ट्री फिजिक्स में कहते हैं कि हम विजुलाइज करा लेते हैं, हम क्या फिजिक्स में लोग सुना होगा फिजिक्स इतना अच्छा करा लेते हैं, बना करा दें। यार जो केमिस्ट्री करा लेता है ना, फिजिक्स कुछ भी करा लेगा उसमें। तो जिसने अगर समझ लो केमिस्ट्री बच्चों को विजुलाइज करानी हो सिखा दी, क्या करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे क्या हो रहा, वो फिजिक्स तो जब चाहे पढ़ा देगा इस चाय को। तो अब देखो पढ़ते हैं कि आप लोग को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो सुनो, दो टाइप की ओवरलैपिंग होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं, आखिरकार होती हैं दो टाइप की ओवरलैपिंग। एक को हम बोलते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड, और एक को बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। इसको तुम इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, इसको तुम करते हो पाई से रिप्रेजेंट। इतनी सी कहानी सिंपल सी है। अब जैसे देखो हमें क्या समझना, इतनी सी कहानी में समझनी है। अब जैसे देखो सुनो, जैसे अब तुम इतना तो जानते होगे कि ऐसा जो ऑर्बिटल का शेप किसका होता है, पी का होता है। जो पी होता है ना, SPDF पढ़ा था कि नहीं, SPDF ब्लॉक नहीं बेटा, ऑर्बिटल के नाम है ये। एस का जो शेप होता है स्पेरिकल होता है, जो पी का होता है वो कुछ डम्बल शेप होता है। अब हम तुम्हें इसको अब समझाते हैं कि आखिर कैसे होता है। देखो एक ए है, और जो दूसरा है वो क्या रहा, ए रहा है। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग होने की दो प्रवृत्ति हैं कि आखिरकार ये हेड टू हेड ज्वाइन कर ले। देखो सुनो, ये तो आखिरकार देखो सुनो कि आखिरकार ऐसी ओवरलैपिंग कर ले, या फिर ऐसी सीधे सीधे खड़े रहें और ऐसी ओवरलैपिंग कर ले। दो टाइप की ओवरलैपिंग है कि नहीं है। अब जैसे देखो अभी इतना समझना है कि हमें दिमाग में आएगा ये दो है, इनमें दो प्रकार की ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है कि एक ऐसी ओवरलैपिंग हो जाए, एक या फिर ऐसी ओवरलैपिंग हो जाए। साइंटिस्टिक वे में नहीं जानना कि अभी धीमे धीमे सब कुछ बताएंगे। तो ऐसी जो ओवरलैपिंग करेगा एक हो गई है, और दूसरी हो गई ऐसी ओवरलैपिंग हो गई। जो ऐसी ओवरलैपिंग होती है जैसे बोलते हैं हेड टू हेड, इसको कहते हैं सिग्मा। और ऐसी जो ओवरलैपिंग होती है साइड टू साइड वाली, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पाई बोलते हैं। अब इसको हम लोग इसका नाम मतलब दूसरा इसको पाई बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज़ शायद तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सिंपल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अभी कुछ नहीं पढ़ा हमने सिग्मा बॉन्ड के बारे में, ना हमने पाई बॉन्ड के बारे में कुछ पढ़ा है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब मान लो सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग सीधा सिंपल से हमने समझाया कि देखो एक ओवरलैपिंग ऐसी हो सकती है, और एक ओवरलैपिंग हो सकती है ऐसी। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिग्मा बॉन्ड तब होता है जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, मतलब इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, इसमें जो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है, इन दोनों में जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोलते हैं क्या, हम सिग्मा बॉन्ड। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, एस ऑर्बिटल की जब भी ओवरलैपिंग होगी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब भी एस की ओवरलैपिंग होगी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस और पी की ओवरलैपिंग होगी
तब भी हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब पी पी की जो ओवरलैपिंग होती है उसमें दो कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? उसमें दो कंडीशन होती हैं। अगर ये हेड टू हेड बना है, क्या ना है, एंड टू एंड बना है, जब एंड टू एंड बनेगा तब ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड करेगा। अगर एंड टू एंड नहीं हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो हमें तीन चीज़ पढ़ चुकी हैं, एस से एस, एस पी और पी से पी। क्योंकि जो एस होता है उसका स्पेरिकल शेप होता है, साला स्पेरिकल शेप को तुम कैसी भी ओवरलैपिंग करो वो साला सिग्मा ही बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसको कैसी भी बॉन्डिंग करो, कुछ भी करो, वो हमेशा साला क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो इसे कहते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। इसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। इसको एक्सियल ओवरलैपिंग इसलिए बोलते हैं कि एक्सिस से इसकी ओवरलैप होती है। देखो अगर मान लो इसका एक्सिस मान लेते हैं ऐसी, जैसे मान लो ए रहा, इसका अगर ऐसे ओवरलैपिंग, तो इसको इतना समझ नहीं हो, हेड ऑन ओवरलैप ज़्यादा समझ में आता है। हेड एंड टू एंड जो होती है ओवरलैपिंग ऐसी समझती में होती है। अब जो हम लोग दूसरी हम प्रवृत्ति पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है क्या, पाई। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं पाई बॉन्ड। क्या आखिरकार पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भैया एस एस की ओवरलैपिंग होती है, एस पी की भी होती है, पी पी की भी होती है। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा एस डी की भी होती होगी, एस एफ की हो जाएगी, सबकी ओवरलैपिंग होती है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सबकी हो रही है, लेकिन सिर्फ हमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना, बाकी चीज़ अभी हम हायर क्लासेस पढ़ेंगे। जब वो हायर क्लासेस आएंगी तब हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आगे आगे बहुत सारी चीज़ हमारी क्लियर होती जाएंगी। हमने इतना पढ़ लिया है। तो पाई बॉन्ड की हमने क्या अब हम पढ़ने वाले हैं पाई बॉन्ड। हमने क्या कहा है, जो पी पी की ओवरलैपिंग होती है उसमें दो होता है। अगर एंड टू एंड है, क्या है, एंड टू एंड है, तब वो कहती है सिग्मा। और अगर साइड टू साइड की ओवरलैपिंग हो जाए तो उसे कहते हैं पाई। इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड की जो होती है वो इतनी एक ही कंडीशन है कि जब पी पी ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अब इसको तो हम लोगों ने क्या कहा है कि अगर देखो ऐसी ओवरलैपिंग हो, मतलब ऐसी ओवरलैपिंग होती है उसे हम कहते हैं पाई। अब जब ऐसी ओवरलैपिंग हो, कैसी हो, ऐसी, आखिरकार वो ऐसा बनता नहीं है ना, ऐसा, ऐसी जब ओवरलैपिंग हो तो इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है। अब देखो इसका जो पाई पाई बोलते हैं, देखो सुनो, इसका मतलब है कि जो पाई बॉन्ड बनाएगा या फिर इसमें इस साइड टू साइड की ओवरलैपिंग होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन कब होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जब आएंगे जब साइड टू साइड की जो ओवरलैपिंग होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में, उसी को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहे तो इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड। समझ रहे कि नहीं, विच इज प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड, उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी डेफिनेशन है, सब कुछ है। अब एक तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि एक आखिरकार भैया इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, इन दोनों में आखिरकार स्ट्रॉन्गर कौन है। तो इन दोनों में सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, क्योंकि सिग्मा जो बॉन्ड होता है उसमें मैक्सिमम क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है और मिनिमम होता है रिपल्सन। और पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड होता है उसमें ओवरलैपिंग उतनी अच्छी सी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसका बनता है ऐसा स्ट्रक्चर, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन पाई।